हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर के एस हब। तो फ्रेंड इसके इसके पिछले वीडियो में हमने 30 तक क्वेश्चन कवर किए थे, तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट लिटरेचर के क्वेश्चन हैं। तो फ्रेंड इस वीडियो में हम 31 टू 60 तक क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, जो हाईली इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम के लिए होने वाले हैं। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि व्हाट इज द स्टडी ऑफ पोइट्रीज मीटर एंड फॉर्म कॉल्ड। यानी जो पोइट्री के मीटर और फॉर्म की जो स्टडी होती है उसको हम क्या कहते हैं? प्रोसोडी कहते हैं, पोटोलॉजी कहते हैं, या फिर र्यूमेटोलॉजी कहते हैं, या फिर स्कैनिसन कहते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर हम 31 नंबर में अगर करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा उसे हम क्या कहते हैं? प्रोसोडी कहते हैं। यानी जो हमारे स्टडी होती है पोइट्रीज के मीटर और फॉर्म की, उसे हम प्रोसोडी बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है, कह रहा है कि शेक्सपियर कंपोज्ड मच ऑफ हिज प्लेज इन व्हाट सॉर्ट ऑफ वर्स। कह रहा है कि जो शेक्सपियर हैं उन्होंने अधिकतर जो अपने प्लेज को किस वर्स में कंपोज किया है? अलिटरेटिव वर्स में, या फिर सोनेट में, या फिर एम्बिक पेंटामीटर में, या फिर डेक्टाइलिक हेक्सामीटर में। तो फ्रेंड यहाँ पर हम शेक्सपियर की बात करें तो शेक्सपियर ने जो अपने वर्क को कंपोज किया है वो किसमें अधिकतर कंपोज किया है? वो आयम्बिक पेंटामीटर में कंपोज किया है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है, कह रहा है कि विच पोइट इन्वेंटेड द कंसेप्ट ऑफ द वेरिएबल फूट इन पोइट्री। कह रहा है कि कौन से पोइट ने जो वेरिएबल फूट होते हैं पोइट्री में उसको इन्वेंट किया है? विलियम कैरोल्स विलियम्स ने, या फिर इमली डिकिंसन ने, या फिर गेरार्ड मैनली हॉपकिंस ने, या फिर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। तो फ्रेंड यहाँ पर हम 33 नंबर में राइट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर कह रहा है कि विच पोइट इन्वेंटेड द कंसेप्ट ऑफ द वेरिएबल फूट इन पोइट्री। वेरिएबल फूट की बात कर रहा है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा जो है, देखिए यहाँ पर 33 में क्या हो जाएगा? विलियम्स कैरोल्स विलियम्स ने ये इसकी खोज की थी, यानी इन्वेंटेड इसे किया था। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर ए वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है इसमें बात कर रहा है, कह रहा है कि हु रोट दिस फेमस लाइन, सेल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, टॉट मोर लवली एंड मोर टेम्परेट। तो यानी ये जो लाइन दी गई है कौन सी? सेल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, thou art more lovely and more temperate। तो यहाँ पर ये किसने कंपोज की है? तो हमें बताना है यहाँ पर 34 नंबर में। तो ये टी एस इलियट ने ये लाइन लिखी है, या लॉर्ड टेनिसन ने लिखी है, या चार्लोट बैरंटन ने लिखी है, या फिर शेक्सपियर ने लिखी है। तो फ्रेंड यहाँ पर हम 34 नंबर में करेक्ट आंसर की बात करें तो ये देखिए शेक्सपियर की ही लाइन है। ठीक है, ये शेक्सपियर के सोनेट की लाइन है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा डी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बात कर रहा है कि फ्रॉम व्हाट सेंचुरी डज द पोएटिक फॉर्म द फोक बैलेड डेट। कह रहा है कि कौन सी सेंचुरी की जो पोएटिक फॉर्म फोक बैलेड है ये उसकी डेथ है, यानी उसे ये लिया गया है, यानी कब से इसका प्रचलन में है? तो यहाँ पर 12th सेंचुरी दिया गया है, या फिर 14th सेंचुरी से, या फिर 17th सेंचुरी से, या फिर 19th सेंचुरी से। तो फ्रेंड यहाँ पर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो देखिए, जो हमारा फोक बैलेड है इसका जो अब जो मतलब इसका प्रचलन में जो आया था ये कब से आया था? ये 12th सेंचुरी से आया था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा, 12th सेंचुरी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है कि फ्रॉम विच ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज इज दिस फेमस लाइन, डिड माई हार्ट लव इट नाउ, फॉर forswear its sight, for I never saw true beauty until this night। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि यहाँ पर एक लाइन दी गई है और ये बताना है शेक्सपियर के कौन से प्ले की लाइन है। ठीक है, 36 में यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, कह रहा है लाइन क्या है? डिड माई हार्ट लव इट नाउ टिल नाउ, forswear its sight, for I never saw a true beauty until this night। तो यहाँ यहाँ पर हमें बताना है कौन से प्ले की है। तो यहाँ पर देखिए, मिडसमर नाइट ड्रीम की है, हैमलेट की है, ओथेलो की है, या फिर रोमियो एंड जूलियट की है। तो फ्रेंड यहाँ पर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर देखिए रोमियो एंड जूलियट की है, और ये लाइन कौन बोलता है? रोमियो ही बोलता है। कौन बोलता है? रोमियो बोलता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा डी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि व्हाट इज अ पोइम कॉल्ड हुज फर्स्ट लेटर्स ऑफ ईच लाइन स्पेल आउट अ वर्ड। वो क्या कह रहा है कि व्हाट इज अ पोइम कॉल्ड, यानी एक पोइम क्या कहलाती है? हुज फर्स्ट लेटर, जिसका पहला अक्षर ऑफ ईच लाइन स्पेल आउट अ वर्ड, जो स्पेल आउट करता है प्रत्येक वर्ड को, क्या एलिट्रेशन कहलाता है, एपिक कहलाता है,
एक्रोस्टिक कहलाता है या फिर हैकू कहलाता है। तो यहाँ पर 36 नंबर में हम करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर देखिए हमारा जो एक्रोस्टिक जो ऑप्शन है हमारा सी वाला ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि ऑल्ड लैंग साइन इज अ फेमस पोइम बाय होम, यानी कह रहा है ऑल्ड लैंग साइन ये फेमस पोइम है, किसके द्वारा लिखी गई? सर वाल्टर स्कॉट के द्वारा, विलियम बटलर के द्वारा, हेनरी लॉन्गफेलो के द्वारा या फिर रॉबर्ट बर्न्स के द्वारा। तो फ्रेंड यहाँ पर 38 नंबर में हम करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑल्ड लैंग साइन ये रॉबर्ट बर्न्स की पोइम है और बहुत ही फेमस पोइम है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा डी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि हाउ हैज स्टेफन डन बीन डिस्क्राइब्ड इन द ऑक्सफोर्ड कंपेनियन टू 20th सेंचुरी पोइट्री। कह रहा है कि किस तरीके से स्टेफन डम ने डिस्क्राइब किया है इन द ऑक्सफोर्ड कंपेनियन में 20th सेंचुरी की पोइट्री को। अ पोइट ऑफ मिडलनेस के रूप में या फिर कैप्चरिंग अ सेंस ऑफ स्पिरिचुअल मैरून मैरूनेस के रूप में, या फिर आगे देखिए नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है कह रहा है कि वन ऑफ द लीडिंग पेरिस पोइट्स या फिर हैज सम डिस्टिंक्शन एज अ क्रिटिक। तो यहाँ पर हम फ्रेंड करेक्ट आंसर की बात करें 39 नंबर में तो हमारा क्या हो जाएगा? अ पोइट ऑफ मिडलनेस, तो ये करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कह रहा है कि द कैम्ब्रिज स्कूल्स रेफर टू अ ग्रुप हु इमर्ज व्हेन। वो कह रहा है कि एक जो कैम्ब्रिज स्कूल नाम का जो एक मूवमेंट है, ठीक है, ये इसे ग्रुप बोलते हैं, ये रेफर कहता है ग्रुप के रूप में। ये कब इमर्ज हुआ था? 90s के में या फिर 1960s में या फिर 1920s में? तो यहाँ पर हम 40 नंबर में हम करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर हमारा 1960 में हुआ था, 1960s के दशक में हुआ था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कह रहा है कि मार्गरेट आउटवुड वाज बोर्न इन विच कैनेडियन सिटी। जो मार्गरेट आउटवुड है वो कनाडा की किस सिटी में पैदा हुई थी? वैंकूवर में, टोरंटो में, ओटावा में या फिर मॉन्ट्रियल में? तो यहाँ पर हमारे जो मार्गरेट आउटवुड है उनका जो बॉर्न प्लेस है यानी बर्थ प्लेस है उसको हमें बताना है 41 नंबर में। तो यहाँ पर ओटावा में वो पैदा हुई थी, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बात कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डिस्क्राइब द प्रिवेलिंग एटीट्यूड ऑफ हाई मॉडर्न लिटरेचर। यानी कह रहा है कि यहाँ पर कौन सा वर्ड ऐसा है जो प्रिवेलिंग जो एटीट्यूड है हाई मॉडर्न लिटरेचर का उसे डिस्क्राइब करता है? स्केप्टिकल को या फिर जो अथॉरिटेटिव होता है वो, या फिर इम्प्रेशनिस्टिक या फिर कॉन्फिडेंट, या फिर यहाँ पर बोथ ए एंड सी। तो यहाँ पर हम फ्रेंड करेक्ट आंसर की बात करें 42 नंबर में तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए यहाँ पर बात कर रहा है कि ए एंड सी, यानी यहाँ पर स्केप्टिकल और इम्प्रेशनिस्टिक जो है, ठीक है, यही जो डिस्क्राइब करता है उसकी प्रिवेलिंग एटीट्यूड को। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमारा ई वाला यानी बोथ ए एंड सी वाला करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि विच वेल्स पोइट रोट अंडर मिल्क वुड। यानी कौन सा वेल्स पोइट है जिसने अंडर मिल्क वुड के रूप में लिखा हुआ है? अंडर मिल्क वुड में लिखा हुआ है एंटोनी हॉपकिंस ने, रिचर्ड बर्टन ने, टॉम जॉन्स ने या फिर डायलन थॉमस ने? तो यहाँ नहीं कौन सा पोइट जो वेल्स पोइट है जिसने अंडर मिल्क वुड में लिखा हुआ है? तो 43 नंबर में हम करेक्ट आंसर की बात करें तो डायलन थॉमस ने लिखा हुआ है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा डी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि हु रोट सेंचुरी टेल्स। यानी किसने ये सेंचुरी टेल्स को लिखा हुआ है? जोफ्री सॉरी कैंटरबरी टेल्स लिखा हुआ है फ्रेंड। यहाँ पर देखिए कैंटरबरी टेल्स किसने लिखा हुआ है? तो ये तो बहुत ही फेमस है और सबको पता होना चाहिए। तो ये जोफ्री चौसर ने लिखा हुआ है या फिर डिक विटिंगटन ने लिखा हुआ है या फिर थॉमस लेकास्टर ने लिखा हुआ है? तो यहाँ पर देखिए कैंटरबरी टेल्स किसने लिखा हुआ है? जोफ्री चौसर ने लिखा हुआ है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कह रहा है कि हु रोट द हॉन्ड ऑफ द बेस्करविल्स। यानी जो द हॉन्ड ऑफ द बेस्करविल्स एक वर्क है, ये किसने लिखा हुआ है? अगाथा क्रिस्टी ने लिखा हुआ है, एच राइडर हैगर्ड ने लिखा हुआ है, पी डी जेम्स ने लिखा हुआ है, आर्थर कैनन डॉयली ने लिखा हुआ है? तो 45 नंबर में हम करेक्ट आंसर की बात करें द हॉन्ड ऑफ द बेस्करविल्स, तो ये आर्थर कैनन डॉयल ने लिखा हुआ है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा डी वाला आर्थर कैनन डॉयल हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए
नेक्स्ट बात कर रहा है, कह रहा है कि विलियम शेक्सपियर इज नॉट द ऑथर ऑफ, यानी विलियम शेक्सपियर ने कौन सी चीज नहीं लिखी है। टाइटस एंड्रोनिकस लिखा हुआ है, टाइमिंग ऑफ द श्रीव लिखा हुआ है, वाइट डेविल लिखा हुआ है या नहीं, हैमलेट लिखा हुआ है या नहीं। तो फ्रेंड देखिए, टाइटस एंड्रोनिकस भी शेक्सपियर ने लिखा हुआ है, तो ये यहाँ पर नहीं होगा। टाइमिंग ऑफ द श्रीव ये भी लिखा हुआ है, ये नहीं होगा। हैमलेट भी लिखा हुआ है, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। वाइट डेविल नहीं लिखा हुआ है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है, कह रहा है कि द प्ले रिटन बाय अ वुमेन इज अ लेट 20th सेंचुरी। एक ऐसा प्ले, यानी जो ऐसा प्ले जो लेट सेंचुरी में एक वुमेन के द्वारा लिखा गया था, कौन सा है। क्वीन क्रिस्टिना, टू ऑफ गर्ल्स के या फिर कैमिली, या फिर द होम कमिंग। तो यहाँ पर हम 47 नंबर में करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर हमारा कैमिली करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स रोट हिस्टोरिकल नॉवेल्स। यहाँ पर ऐसा कौन सा राइटर है जिसने हिस्टोरिकल नॉवेल नॉवेल को लिखा हुआ है। जेन ऑस्टिन एंड चार्ल्स ब्रांटे ने, सर वाल्टर स्कॉट एंड मारिया एगवर्थ ने, या फिर विलियम वर्ड्सवर्थ एंड सैमुअल टेलर कॉलेज ने, या फिर हमारा देखिए यहाँ पर तीन ही ऑप्शन है, तो फ्रेंड हमें तीन ही ऑप्शन में बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं 48 नंबर में किसने लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, विलियम वर्ड्सवर्थ और सैमुअल टेलर कॉलेज ने तो कोई भी नोबेल नहीं लिखा है, तो गलत हो गया। ठीक है, अब बचता है हमारा क्या, जेन ऑस्टिन एंड चार्लेट ब्रॉन्टे। तो जेन ऑस्टिन ने तो लिखा है नोबेल, लेकिन हिस्टोरिकल नोबेल इन्होंने नहीं लिखा है। इन्होंने कौन सा डोमेस्टिक नोबेल यानी किचन नोबेल लिखे हुए हैं, तो ये भी नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सर वाल्टर स्कॉट एंड मारिया एगवर्थ ने ही लिखे हुए हैं, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। ठीक है, वैसे भी वाल्टर स्कॉट को हिस्टोरिकल फादर ऑफ हिस्टोरिकल नोबेल जाना जाता है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि हु रोट 10 लिटिल निगर्स, यानी ये किसने लिखा है, जो वर्क है कौन सा 10 लिटिल निगर्स, ये किसने लिखा हुआ है। सर आर्थर कैनन डायल ने लिखा हुआ है, या फिर इरविन वेल्स ने लिखा हुआ है, अगाथा क्रिस्टी ने लिखा हुआ है, या फिर नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड यहाँ पर 49 नंबर में हम करेक्ट आंसर की बात करें तो अगाथा क्रिस्टी ने ये वर्क लिखा हुआ है क्या, द 10 लिटिल निगर्स, ये जो नाइगर्स है ये अगाथा क्रिस्टी ने लिखा हुआ है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर टॉमस हार्डी बुक्स, यानी इसमें हमें बताना है कि टॉमस हार्डी की कौन सी बुक है। द पुअर मैन एंड द लेडी, द रिटर्न ऑफ द नेटिव, या फिर चैरिटी, या फिर हम नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर हम फ्रेंड बात करें 50 नंबर में, तो यहाँ पर देखिए 15 नंबर में हम बात करें तो यहाँ पर देखिए द रिटर्न ऑफ द नेटिव चॉरिटी। तो यहाँ पर देखिए द पुअर मैन एंड द लेडी, द रिटर्न ऑफ द नेटिव, ये दोनों बुक टॉमस हार्डी के द्वारा लिखी गई हैं। तो यहाँ पर एक ऑप्शन और होना चाहिए था, ए एंड बी वाला, तो यहाँ पर नहीं है। वैसे यहाँ पर आपको कौन से दोनों ऑप्शन को पर जाना पड़ेगा, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए एंड बी दोनों हो जाएंगे। ठीक है, वैसे यहाँ पर जो टाइपिंग एरर है, बाकी आपको एग्जाम में ऐसा नहीं मिलेगा। ठीक है, वहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि हु रोट द पोएम्स ऑन डेथ एंड वुमेन, वाइन एंड स्नफ, यानी ये पोएम जो है किसने लिखी है, ऑन डेथ एंड वीमेन, वाइन एंड स्नफ। तो ये जॉन मिल्टन ने लिखी हैं, जॉन कीट ने लिखी हैं, पीबी शेली ने लिखी हैं, या फिर वर्ड्सवर्थ ने लिखी हैं। तो 52 नंबर में हम बात करें तो यहाँ पर फ्रेंड देखिए ये जो है ऑन डेथ एंड बीमेन, वाइन एंड स्नफ, ये किसने लिखी हुई है। 52 में हम करेक्ट आंसर की बात करें तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी हुई है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा डी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कह रहा है कि ऑफ मैंस फर्स्ट द फ्रूट ऑफ द फॉरबिडन ट्री, व्हिच मॉर्टल टेस्ट ब्रॉड डेथ इनटू द वर्ल्ड, एंड ऑल आर वो विद लॉस ऑफ ईडन, दिस इज एन। ये क्या है, यहाँ पर बताना है ये है क्या, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम। यहाँ पर ये देखिए दिस इज फ्रॉम, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम कहाँ से लिया गया है, पैराडाइज लोस्ट से, पैराडाइज रिगेंड से, सैमसन अकॉनिस्ट से, डायबोस टेक्स्ट से। तो फ्रेंड यहाँ पर कहने की बात नहीं, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर ये पैराडाइज लोस्ट से ही लिया गया है, ये लाइन ली गई है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए।
नेक्स्ट कह रहा है कि विलियम शेक्सपियर वाज बोर्न इन द ईयर, यानी जो विलियम शेक्सपियर हैं ये कौन से साल में पैदा हुए थे? 1564 में, 1544 में, 1578 में, 1582 में। तो फ्रेंड यहाँ पर क्वेश्चन तो इजी है, लेकिन एग्जाम हॉल में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये ए वाला हो जाएगा, 1564 में विलियम शेक्सपियर पैदा हुए थे, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ शेक्सपियर्स ट्रेजिडी, यहाँ पर शेक्सपियर की ट्रेजिडी कौन सी नहीं है? टाइटस एंड्रोनिकस, ओथेलो, मैकबेथ, हैमलेट। तो यहाँ पर फ्रेंड में करेक्ट आंसर की बात करें, देखिए टाइटस एंड्रोनिकस भी ये पहली रिवेंज ट्रेजिडी मानी जाती है, ओथेलो भी है ट्रेजिडी है, ठीक है, मैकबेथ भी है, हैमलेट भी है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यानी ई वाला हो जाएगा, नन ऑफ द अबव, यानी ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जो ऐसी कोई भी ऊपर ऑप्शन नहीं है जो शेक्सपियर की ट्रेजिडी ना हो। तो यहाँ पर ई वाला करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि हु रोड द विंटर्स टेल। तो यहाँ पर देखिए किसने लिखा है विंटर्स टेल? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने लिखा है, जॉन ड्राइडन ने लिखा है, क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखा है, तो विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। तो यहाँ पर देखिए विंटर्स टेल एक क्या है, कॉमेडी है, और किसने लिखी थी? विलियम शेक्सपियर ने लिखी थी। तो इजी क्वेश्चन है, तो यहाँ पर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सिमिली एंड अ मेटाफर? सिमिली और मेटाफर के बीच में डिफरेंस क्या है? नो डिफरेंस, यहाँ पर लिखा हुआ है नो डिफरेंस, सिंपल टू डिफरेंट, तो ये वाला ऑप्शन आ गया। ठीक है, सिंपल टू डिफरेंस बेज इन रेफरिंग टू द सेम थिंग, a simple is a more descriptive, a simple use as a like to make a comparison and a मेटाफर डिजेंट, या फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है सिमली मस्ट यूज इन द एनिमल कंपेरिजन। तो यहाँ पर फ्रेंड हम करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 57 नंबर में। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि सिंपल यूजेस और लाइक टू मेक अ कंपेरिजन एंड मेटाफर डजेंट। वो कह रहा है कि जो सॉरी सिमली, यहाँ पर कह रहा है कि जो सिमली है वो क्या करती है, यूज करती है, यानी कंपेरिजन करती है लाइक और एज के जो वर्ड है उन्हें यूज करके। लेकिन यहाँ पर कह रहा है जो मेटाफर है वो कंपेरिजन करता है बिना इसके। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। कह रहा है कि व्हाट इज द वर्ड फॉर प्ले ऑन वर्ड? प्ले ऑन वर्ड्स ये किसके लिए यूज किया जाता है? पन के लिए, सिमली के लिए, हैक्यू के लिए। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए पन के लिए यूज किया जाता है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि विच रिप्रेजेंट एन एग्जांपल ऑफ एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का यहाँ पर एग्जांपल क्या है? लैंग्वेज आर्ट है, नहीं भाई। पीटर पाइपर पिक्ड पेपर हो सकता है। आई लाइक म्यूजिक नहीं है। आ ब्यूटीफुल सीनरी विद द म्यूजिक नहीं है, नहीं है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर हमारा फर्स्ट लेटर जो कंसोनेंट का रिपीटेशन हो रहा है, साउंड बन रहा है, तो यहाँ पर हमारा पहला वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। ठीक है, यानी देखिए। नेक्स्ट कह रहा है व्हाट इज द इमिटेशन ऑफ नेचुरल साउंड इन वर्ड्स? नेचुरल साउंड इन वर्ड्स में किसका साउंड होता है? तो यहाँ पर इमिटेशन बताना है। पर्सनालिफिकेशन में ऐसा होता है? नहीं भाई। हाइपरबोली में ऐसा होता है? नहीं भाई। एलिट्रेशन में ऐसा होता है? नहीं भाई। ओनोमेटोपी होता है, जिसमें क्या होता है, नेचुरल साउंड्स होता है वर्ड में। तो वही यहाँ पर क्या होता है, करेक्ट आंसर जो हमारा है 60 का, वो हमारा क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। तो फ्रेंड आज के वीडियो में हमने 31 to 60 तक क्वेश्चन कवर किए हैं, तो हाईली इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए होने वाले हैं। तो फ्रेंड अगर आप वीडियो चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपके एग्जाम तक लास्ट तक ऐसे ही ये सीरीज आपको मिलती रहे लगभग, जिसमें आपको 2-3 हज़ार को आपको एमसीक्यू मिलने वाले हैं। ठीक है, तो फ्रेंड आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें, जो भी आपके फ्रेंड रिलेटिव भाई बहन आपको डीएसएसबी का एग्जाम देने जा रहे हैं। तो फ्रेंड फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।